तालिबान एक ऐसा ग्रुप जो अफगानिस्तान की जमीन से उभरा और फिर पूरे अफगानिस्तान को टेक ओवर कर लिया। फिर उन्हें सत्ता से हटाया गया, फिर वापस सत्ता में आ गए। ऐसे एक छोटे से ग्रुप ने अपनी आइडियोलॉजीज के लिए पूरे वर्ल्ड को चैलेंज किया। आज इस वीडियो में हम अनफोल्ड करेंगे तालिबान के इतिहास के हर एक पन्ने को, वो भी बिल्कुल शुरुआत से। तो चलिए शुरू करते हैं। 1979 में सोवियत यूनियन में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट चल रही थी। उनकी नेबर कंट्री अफगानिस्तान में 1978 में कम्युनिस्ट सरकार आ गई। उस समय अफगानिस्तान और सोवियत संघ एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। तब तक सब कुछ बहुत बढ़िया था। लेकिन कुछ दिनों बाद अफगानिस्तान में एक और कम्युनिस्ट लीडर हाफिजुल अमीन सत्ता में आ गया। अमीन एक रूढ़िवादी कम्युनिस्ट था और उसे सोवियत संघ पसंद नहीं था। सोवियत यूनियन को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्हें डर था अमीन कहीं अमेरिका की तरफ ना झुक जाए और वहां उनकी कम्युनिस्ट सरकार हिल न जाए, और वो नहीं चाहते थे कि उनके आसपास किसी और का झंडा फहरे, किसी और का कंट्रोल आए, और इसीलिए उन्होंने अफगानिस्तान को इन्वेड करने का फैसला किया। वहां अफगानिस्तान में बारबरा करमल, जो एक कम्युनिस्ट लीडर थे, ने सोवियत यूनियन को इसमें सपोर्ट किया और दिसंबर 1979 की बर्फीली रात में उन्होंने एक बड़े धमाके के साथ अफगानिस्तान पे हमला कर दिया, जिसे कोल्ड वॉर के नाम से जाना गया। यह हमला बिल्कुल छुपकर हुआ था। पहले उन्होंने अफगान राष्ट्रपति अमीन को मार डाला और अपने भरोसे वाले नेता बारबरा करमल को सत्ता में बिठा दिया। फिर वे टैंक, हवाई जहाज और सैनिकों की बरसात से अफगानिस्तान पे टूट पड़े। यह हमला इतना तेज था कि कुछ ही दिनों में उन्होंने बड़े शहरों पे कब्जा कर लिया। लेकिन सोवियत यूनियन को यह नहीं पता था कि अफगानिस्तान की जमीन इतनी खतरनाक है, क्योंकि अमेरिका इस जंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था। और अमेरिका ने अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले मुजाहिदीन नाम के गुरिल्ला लड़ाकों को वेपन्स और दूसरे सामान से सपोर्ट किया, और उन्होंने सोवियत सोल्जर्स का जीना हराम कर दिया। इन लड़ाकों और सोवियत सोल्जर्स के बीच लगभग जंग 10 सालों तक चली। आखिर 1989 में सोवियत को इस लड़ाई में हार माननी पड़ी और अपने सैनिकों को वापस लेना पड़ा। इस बीच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के मदरसों में कुछ स्टूडेंट्स इस्लामिक नॉलेज गेन कर रहे थे, जो बाद में एक सुन्नी इस्लामिक ग्रुप बना, जिन्हें तालिबानी कहा गया, जो चारों ओर इस्लामी टीचिंग्स फैलाना चाहते थे। शुरू में इन्हें पाकिस्तानी एजेंसी ISI और अमेरिका का सपोर्ट मिला। पाकिस्तान ने इन्हें सोवियत यूनियन के वापस जाने के बाद अफगानिस्तान भेजा, क्योंकि उस समय अफगानिस्तान में इंटरनल वॉर्स चल रहे थे। अफगानी ऑफिसर्स करप्ट हो चुके थे और क्रिमिनल एक्टिविटीज डे बाय डे बढ़ती जा रही थी। ऐसे में तालिबान ने अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता लाने का वादा किया। धीरे धीरे अपने पावर्स को गेन करने लगे और जल्दी ही तालिबानियों ने खुद को एक दमनकारी और अत्याचारी शासक के रूप में स्टैब्लिश किया। 1995 तक तालिबान ने काबुल पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। 1996 से लेकर 2001 के बीच तालिबान ने अफगानिस्तान पे कठोर शरिया शासन लागू किया, जिसमें औरतों के राइट्स का वायलेशन, रिलीजियस माइनॉरिटीज का एक्सप्लॉयटेशन और ह्यूमन राइट्स वायलेशन शामिल था। उनके रूलिंग टाइम में औरतों को पब्लिक प्लेसेस में बिना बुर्के के बाहर निकलना अलाउड नहीं था और उन्हें स्कूल या कॉलेज जाना भी अलाउड नहीं था। इसी बीच इस्लामिक जिहाद के नाम पर उन्होंने बहुत सारे मासूम इंसानों को बीच चौराहे मरवा दिया। इस समय तक सब कुछ तालिबान के कंट्रोल में था और अफगानिस्तान आतंकवाद के लिए फेमस होने लगा। 13 सितंबर 2001 का दिन था, जिसे शायद ही कोई भूल सके। इस दिन दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका पर आतंकी हमला हुआ था। आतंकियों ने न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को अपना निशाना बनाया और इस हमले में तकरीबन 3000 लोगों की जान चली गई। इस हमले से न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया दहल गई थी। इसे दुनिया के सबसे खौफनाक आतंकी हमलों में गिना जाता है। तो वह यूं था कि 11 सितंबर 2001 की सुबह अलकायदा के आतंकियों ने 4 विमानों को हाईजैक किया था। इनका मकसद विमानों को अलग अलग हिस्टोरिकल प्लेसेस पे क्रैश करना था। सबसे पहले प्लेन क्रैश अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 11 का हुआ, जो न्यूयॉर्क शहर में सुबह 8:40 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी टावर से टकराया। ठीक इसके 17 मिनट बाद यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट 175 दक्षिण टावर से टकराई और वहीं तकरीबन 9:37 पर अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 77 वाशिंगटन स्थित अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री पेंटागन से टकराई।
और चौथी हाईजैक फ्लाइट 93 का लक्ष्य व्हाइट हाउस या यूएस कैपिटल बिल्डिंग को निशाना बनाना था, लेकिन यात्रियों से लड़ाई के दौरान आतंकियों के हाथ से विमान का नियंत्रण छूट गया और यह पेंसिल्वेनिया के सैप्सविल में मैदानी इलाकों में जा गिरा। 11 सितंबर 2001 के हमले के एक महीने के भीतर तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अल-कायदा और ओसामा बिन लादेन को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan as a terrorist base of operations and to attack the military capability of the Taliban regime. चूंकि उस समय ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में छुपा हुआ था और उसे तालिबान का प्रोटेक्शन मिला हुआ था। शुरू में अमेरिका ने तालिबान से ओसामा को हैंडओवर करने के लिए कहा, पर तालिबान ने मना कर दिया। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला करने का फैसला लिया। नतीजा ये हुआ कि तालिबान, जो अफगानिस्तान में सत्ता में था, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम के तहत तालिबान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन चलाए गए और 2001 से लेकर 2002 के बीच तालिबान के लीडर्स को गिरफ्तार किया गया और उन्हें सत्ता से बाहर होना शुरू हो गया। अफगानिस्तान में नए सरकार के लिए फोर्स अब शुरू हो गए थे, लेकिन काबुल, कंधार जैसे बड़े शहरों के बाद पहाड़ी और कबायली इलाकों से तालिबान को खत्म करने में अमेरिकी और उनके मित्र सेनाओं को तकरीबन 20 साल में भी सफलता नहीं मिली। खासकर पाकिस्तान से सटे इलाकों में तालिबान को पाकिस्तानी समर्थन ने जिंदा रखा। 2012 में नाटो बेस पर हमले के बाद फिर तालिबान का उभार शुरू हुआ। 2015 में तालिबान ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण कुंडूज के इलाके पर कब्जा कर लिया और फिर से अपने वापसी के संकेत दिए। यह ऐसा वक्त था जब अमेरिका में सेनाओं की वापसी की मांग जोर पकड़ रही थी। अफगानिस्तान से अमेरिका की रुचि अब कम होने लगी और तालिबान धीरे धीरे मजबूत होता चला गया। इसी के साथ पाकिस्तानी आतंकी संगठनों, पाकिस्तान की सेना और आईएसआई की खुफिया मदद से पाक सीमा से सटे इलाकों में तालिबान ने अपना बेस मजबूत कर लिया। अफगानिस्तान से लौटने की अपनी कोशिश के तहत 2020 में अमेरिका ने तालिबान से शांति वार्ता शुरू की और दोहा के कई राउंड की बातचीत भी हुई। इस तरफ तालिबान ने सीधे वार्ता का रास्ता पकड़ा तो दूसरी ओर बड़े शहरों और सैन्य बेस पर हमले के बजाय छोटे छोटे इलाकों पर कब्जे करने की रणनीति पर काम करना शुरू किया। अप्रैल 2021 में अमेरिका ने सेनाओं की वापसी के बाइडेन के ऐलान के बाद तालिबान ने मोर्चा खोल दिया और 90,000 लड़ाकों वाले तालिबान ने 3 लाख से अधिक अफगान फौजियों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी और उनके प्रमुख सहयोगियों को तालिबान से लड़ रहे प्रमुख विरोधी कमांडर्स और अब्दुल रशीद दोस्तम और कई वॉरलॉर्ड्स को ताजिकिस्तान और ईरान में शरण लेना पड़ा। भारत की स्थिति काफी संवेदनशील थी। भारत पिछले 20 सालों में अरबों डॉलर अफगानिस्तान में विकास के लिए इन्वेस्ट कर चुका है। स्कूल, हॉस्पिटल्स, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और कई सारी बड़ी योजनाओं पर भारत ने काफी खर्चा किया, लेकिन अब तालिबान शासन आने से ये सब कुछ खत्म हो चुका था। एयर इंडिया के कई विमानों को भारत में स्वदेश वापस ले आया गया, डिप्लोमेट्स को सुरक्षित निकाला गया और ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग रहा। दुनिया देखती रह गई और तालिबान ने हथियारों के दम पर अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया। तालिबान शासन में फंसे लोगों की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय क्या कदम उठाएगा, ये जानना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे हिट जरूर करिए। बहुत जल्द हम फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।